खुश है ना? हाँ। शादी कब कर रही है बताइए? अभी नहीं करेंगे। हैं? अभी नहीं करेंगे, अभी तो छोटा है, बच्चा है। हाँ, कितना अब तो नौकरी मिल गई। हाँ, नौकरी मिल उसके गई। बाद यही ना होता है कि अब शादी शादी करेंगे। करेंगे लेकिन अभी नहीं करेंगे। अभी अभी बड़ा एक पोता है। हाँ। भतीजा भी है तो वो लोग भी मतलब फोर्स में ही गए हैं, कारण कि हम लोग का खून में ही है कि मतलब सब देश का सेवा करेंगे, इसलिए सब लोग आज तक और सेवा बहन है, आइए इधर आइए, आइए ना, कहाँ भाग रही हैं? देखिए आपके भाई ऑफिसर बन गए हैं, कैसा लग रहा है ये बताइएगा? बहुत अच्छा लग रहा है। मैं अभी 11th में गई हूँ, 10th अभी इसका क्लियर हुआ है। अभी नीट की तैयारी कर रही हूँ, सो होप सो कि भगवान ने चाहा तो बिहार में लोग कहते हैं कि जब आप रेलवे स्टेशन पे जाइएगा, वहाँ से जो लोग ट्रेन पकड़ते हैं और दिल्ली, मुंबई, चेन्नई या फिर और जगहों पर भारत के अलग अलग कोने में जाते हैं, तो लोग कहते हैं कि ये मजदूर हैं और ये पलायन कर रहे हैं। किसी तरह बिहार में रोज़गार नहीं है, रोज़गार पाने के लिए ये बाहर जा रहे हैं। मगर अब बिहार बदल रहा है, पहले से भी हैं और अब तो खास करके, क्योंकि अब आप रेलवे स्टेशन पे जाइएगा या फिर पटना एयरपोर्ट पे जाइएगा तो आपको मजदूर नहीं मिलेंगे। यहाँ पर अफसर रैंक के अधिकारी मिलेंगे या फिर अलग अलग, चाहे यूपीएससी क्रैक करने वाले हों या फिर सीडीएस क्रैक करके अफसर बनने वाले हों, ऐसे ऐसे लोग मिलेंगे। चलिए हमारे साथ एक शख्स हैं और ये फ्लाइंग ऑफिसर बने हुए हैं, आया है, मैं इनसे जुड़ता हूं और जानने का प्रयास करूंगा कि ये कैसे तैयारी किए हैं और कहां से तैयारी किए हैं। क्या नाम है? संजीव कुमार तिवारी। बिहार के बारे में आप न्यूज़ में देखते होंगे और सुनते पढ़ते होंगे कि किस तरह से कहा जाता है, एक अवधारणा है कि बिहार में जब बड़े बड़े रेलवे स्टेशनों पे आप जाइएगा तो वहाँ से जो लोग बाहर निकलते हैं और कहीं जाते हैं तो लोग कहते हैं कि मजदूर हैं। आप जैसे लोग बिहार का नाम रोशन कर रहे हैं और लोग फ़ख्र महसूस कर रहे हैं कि हाँ, ये हमारे बिहार के युवा हैं और वो काम कर रहे हैं जो अब उस जो एक ठप्पा लगा हुआ था कि बिहार में सिर्फ मजदूरें पलायन करते हैं, नहीं, आप जाइएगा तो पता चलेगा कि कोई फ्लाइंग ऑफिसर बन के जा रहा है तो कोई डीएम बन के जा रहा है तो कोई कुछ बन करके जा रहा है। ये कैसा लगता है कि जब ये सब सुनने को मिलता है? ये अच्छा चेंज है, में थोड़ा और टाइम लगेगा। अभी जो पलायन वाली बात कही आपने, ये हो रहा है, इसमें कोई झुटलाई नहीं है। समय के साथ जो एजुकेशन सिस्टम बिहार का आगे बढ़ा है, तो आने वाले समय में और अफसर किसी भी पद पे हों, मे बी बिजनेसमैन, और ज़्यादा बढ़ते जाएंगे। तो अच्छा तो है ये, शायद और भी फ्यूचर ऑफिसर्स निकले बिहार से, और हमें निकल रहे हैं, ये नंबर्स ज़्यादा बढ़ेंगे अभी कुछ टाइम में। कहाँ से तैयारी की हैं आप? मैंने अपनी तैयारी भोपाल से की है। शुरुआती पढ़ाई वहीं से हुई है? पूरी पढ़ाई मेरी भोपाल से हुई है। बिहार में क्या ऐसा कभी आपको सुनने को मिला कि नहीं, बिहार में रहकर हम पढ़ नहीं सकते हैं, बाहर ही हम पढ़ सकते हैं? सुनने को तो मिला है, बट कहीं ना कहीं गलत सही दोनों भी हो सकता है। बिहार में मेरे काफ़ी दोस्त हैं जो मेरे साथ ही अभी कमीशन हुए एयरफोर्स में, बिहार में रह के उन्होंने पढ़ाई की और बिहार में रह के वो अफसर बने अभी। तो ये कहना कि यहाँ पर रह के नहीं बन सकती, ये गलत है। थोड़ा बहुत बदलाव किया जाना चाहिए जिससे और अच्छा हो सकेगा। बट बिहार में रह के भी अफसर बन सकता है आदमी और कोई बाहर रह के भी बन सकता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। कहाँ कमियाँ हैं बिहार में? बिहार में सबसे पहली कमी जो है वो बेसिक स्कूल सिस्टम में ही है, जहाँ पे फोकस अगर मैं डिफेंस के व्यू से देखूं, सबसे बड़ी कमी है जस्ट फोकसिंग ऑन एजुकेशन, पढ़ाई पे ही। उसके अलावा उसकी कम्युनिकेशन कैसी है, जो बहुत ज़रूरी है एक डिफेंस के, या फिर जो यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं सिविल सर्विसेज की, कम्युनिकेशन ज़रूरी है उसकी। उसका स्पोर्ट ज़रूरी है, कोई एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी कर रहा है वो ज़रूरी है, जो कहीं ना कहीं यहाँ पर मिसिंग है। ये तो वो लोग हैं जो अच्छे स्कूल में जा पा रहे हैं, जो सरकारी स्कूल उसकी हालत अभी बदतर है। तो अगर ये ठीक हुआ, जिसमें बस पढ़ाई पे ध्यान ना देके बाकी चीज़ें भी इंक्लूड की जाए, तो मे भी ज़्यादा अफसर निकलेंगे डिफेंस में या फिर सिविल सर्विसेज में। सारे अगर हम लोग भोपाल की बात करें, मध्य प्रदेश की बात करें और बिहार की बात करें, दोनों जगहों में सरकारी स्कूलों में क्या अंतर है? सरकारी स्कूल में तो सबसे पहले अंतर है इनके पढ़ाई का ही, जो काफ़ी अंतर मैंने देखा है, ज़्यादा तो नहीं बट जितना भी देखा है, तो जहाँ वहाँ के जो टीचर हैं उनका जो लेवल ऑफ टीचिंग है, मे बी जो इनका इंटरेस्ट है, उसके अलावा जो ऊपर सुपरविजन होता है कि कौन टीचर हर रोज़ आ रहा है, क्या ये क्लास ले रहा है, ये उस जगह पे ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू मैं यहाँ के स्कूलों में देखूँ। यहाँ पे एक हफ्ते में एक बार टीचर आ रहा है, देखने वाला कोई नहीं है, क्या पढ़ा रहा है देखने वाला कोई नहीं है, उसे क्वालिफ़िकेशन कितनी है, मे भी क्वालिफाई करके आया हो, क्या वो सही है या गलत है वो नहीं पता किसी को। तो जो अथॉरिटी है ऊपर, यहाँ पर वीक है एज़ कम्पेयर टू भोपाल। तो ये एक मेन है, जब अथॉरिटी स्ट्रांग होगी तो एजुकेशन अपने आप स्ट्रांग हो जाएगा। बाकी विद टाइम चेंजेस आने चाहिए,
तो अथॉरिटी ही ला सकती है, बेस से तो मुश्किल है। ऊपर जितना प्रेशर बढ़ेगा, जितनी क्वालिफिकेशन की नीड होगी, जितना ज़्यादा सर्वेलेंस रखा जाएगा कि कौन टीचर कितना क्लास लिया, क्या वो काबिल है। आपने देखा होगा काफ़ी न्यूज़ चैनल जाते हैं स्कूलों में, बेसिक सवाल का जवाब नहीं दे पाते टीचर, तो कमी तो अथॉरिटी के ऊपर ही है। तो अगर ये सही हुआ तो मे भी आगे जाके एजुकेशन सिस्टम अभी मतलब जो शिक्षक भर्ती होने वाली है, बीपीएससी एग्जाम ले रहा है वाले समय में, ये इस तरह से बीपीएससी को पहले ही एग्जाम लेना चाहिए था। कह सकते हैं। अगर ये पहले से होता तो ज़रूर चेंज एक ज़रूर होता। बीपीएससी ने एग्ज़ाम लिया, उसका तब ये इंटरव्यू के थ्रू गुजरेंगे या फिर जो भी प्रोसेस होगा इनका, तो थोड़ा और स्ट्रिक्ट होगा एज़ कम्पेयर टू पहले कि डायरेक्टली एग्ज़ाम होगा, भर्ती हो गए। इनका नहीं पता पढ़ाने का तरीका क्या है, तो अभी जो हो रहा है डेफिनेटली वो बढ़िया है। सीडीएस की तैयारी करने के लिए कितने घंटे पढ़ाई करना अनिवार्य है? अब वो निर्भर करता है कि दिमाग पे। अगर कोई बहुत बुद्धिमान है तो 6 से 7 घंटे में भी कर सकता है। अगर 6 महीने उसने तैयारी की है, 4, 5, 6 घंटे का दिन का दे रहा है, उसके अलावा अगर वो और कुछ भी कर रहा है, अपना काम कर रहा है, मे भी खेलने जा रहा है, जो भी कर रहा है, तो 6 घंटे की पढ़ाई भी काफ़ी है। अगर कोई थोड़ा स्लो लर्नर है तो 10-12 घंटे दे सकता है। एक पर्टिकुलर टाइम नहीं है कि आपने 6 घंटे दिए तभी निकलेगा या फिर 12 घंटे दिए तभी निकलेगा। ये आपके ऊपर है कि आप वो सिलेबस 6 महीने में कंप्लीट कर सकते हैं। अगर हाँ, हर दिन 2 घंटे पढ़ के भी कर सकते हैं, हाँ, तो करिए। जनरली 6 से 7 घंटे देना एक अच्छा टाइम पीरियड होगा दिन का, क्योंकि सब्जेक्ट काफ़ी हैं। तो अगर कोई 6 से 7 घंटे दे रहा है तो सीडीएस क्रैक कर सकता है एक 6 महीने की ड्यूरेशन में। सवाल कैसे आते हैं? सवाल इसके अब 3 सब्जेक्ट हैं मेनली, इंग्लिश, जनरल नॉलेज और मैथ्स। तो इंग्लिश तो उनकी बेसिक नॉलेज है जो हर एग्ज़ाम में नियरली सेम है। अगर मैं एसएससी की बात करूँ तो भी इंग्लिश सेम आएगी, वो सीडीएस में भी सेम आएगी, एनडी की इंग्लिश भी सेम आएगी, तो बेस सेम रहेगा। जीके भी सेम रहेगी, जीके नहीं बदलेगी। अगर साइंस 10th क्लास की जो साइंस है, अगर उसमें वाटर का फॉर्मूला H2O है, तो सीडीएस की साइंस में भी वाटर फॉर्मूला H2O रहेगा। थोड़ा सा सवाल का स्तर थोड़ा सा बढ़ जाएगा, तो आपको नॉलेज बढ़ानी पड़ेगी। बाकी जीके का जो बेस है वो ओवरऑल सेम रहेगा। करंट अफेयर का, करंट अफेयर अब दुनिया में अगर ये वारदात हुई है तो वो हर जगह के लिए सेम, हर एग्ज़ाम के लिए सेम है, तो करंट अफेयर सेम रहेगा अपना। मैथ के लिए आपको थोड़ा सा जो 12वीं तक पढ़ रहे हैं उससे बिल्कुल अलग मैथ आएगी। आपने 12वीं तक भी की, मतलब डिफरेंशियल इंटीग्रेशन ये सब करते हैं। फिर ग्रेजुएशन टाइम में जनरल जो एग्जामिनेशन की तैयारी होती है उसमें एलिमेंट्री मैथ्स पूछी जाती है, तो सीडीएस में एलिमेंट्री मैथ है। अगर आपने वो की है, कोई भी एसएससी की तैयारी भी कर रहा होता है तो वो करता है, ये बहुत बेसिक है। तो अगर ये कर लिया है तो इसमें सीडीएस भी कवर हो जाएगा। सो ओवरऑल जो सिलेबस है वो काफ़ी बेसिक है, थोड़ी सी प्रैक्टिस मे भी थोड़ा सा वास्ट है, तो उसमें टाइम लगता है कवर करने में। इसलिए कहा 6 महीने के टाइम है आपके पास, तब इजीली कवर कर सकते हैं। कौन कौन सी प्रक्रिया के तहत गुजरना पड़ता है? सबसे पहले तो एक बेसिक रिटन टेस्ट होगा जो यूपीएससी कनेक्ट करा रही है। तो यूपीएससी सीडीएस साल में 2 बार कनेक्ट कराती है, तो आप रिटन टेस्ट देंगे। उसके बाद अगर आपने क्वालिफाई किया तो कट ऑफ के अकॉर्डिंग सबसे ऊपर कट ऑफ जाएगा आपका एएफए का, एयरफोर्स एकेडमी का, फिर इंडियन मिलिट्री एकेडमी और फिर नेवल एकेडमी, और फिर ओटीए का भी कट ऑफ जाएगा। तो जिसका आपने कट ऑफ क्लियर किया है, आपको जिसने अप्लाई किया आपने जिसके लिए, उसके थ्रू आपको कॉल आएगा, कॉल लेटर भेजा जाएगा कि आपको इंटरव्यू देने आना है। फिर आपको 5 दिन के इंटरव्यू थ्रू गुजरना पड़ेगा, जिसमें पहले दिन आपको स्क्रीनिंग देंगे, बाकी कुछ दिन आपके इंटरव्यू चलते रहेंगे अलग अलग टाइप के। मे बी उसमें कुछ ऑब्स्टिकल होगा, इंटरव्यू होगा, कि ग्राउंड पे कुछ न कुछ देखा जाएगा आपका। तो 5 दिन प्रोसेस के बाद आपको बताया जाएगा कि आप सिलेक्ट हो या नहीं। दूसरा स्टेप था, फाइनल स्टेप है मेडिकल्स। आपने अगर मेडिकल क्लियर किया तो आप फौज के लिए माने जाएंगे कि आप एलिजिबल हैं, अब भर्ती हो सकते हैं। लास्ट आता है मेरिट। मान लीजिए 10 ही सीट है और सिलेक्ट हुए हैं 20 लोग, तो 10 को लेना, टॉप 10 को लेंगे। बट मेडिकल तक क्लियर करना आपके हाथ में, उसके बाद वो आगे वाली प्रोसेस तो अलग है। तो 3 है मेनली, रिटन, आपका इंटरव्यू और तीसरा मेडिकल। इंटरव्यू में कैसे सवाल पूछे जाते हैं? अब पर्टिकुलरली इंटरव्यू की बात करूँ तो सवाल आपके निजी जीवन से ही होंगे। अभी बाहर तोप सवाल नहीं पूछे जाएंगे कि मुझे फॉर्मूला बना के दिखाइए, ये एक आईआईटी का एग्ज़ाम नहीं है। अगर डिफेंस की बात करें तो एक बहुत बेसिक नॉलेज वाले सवाल पूछे जाएंगे कि आप दिन में क्या करते हैं। अगर आप दिन में अभी सुबह उठते हैं 4 बजे, आपसे ये पूछा जाएगा क्या करते हैं, उसके बाद क्या किया आपने, क्या एक्सरसाइज किया आपने, तो आपके पूरे दिनचर्या, आपने जीवन में क्या किया है, पिछले 7-8 साल में क्या किया है, उससे वो देखेगा कि आगे ये क्या करने वाला है, क्या एक अच्छा आदमी है। वो साइंटिस्ट हो, दिमाग से उसकी बुद्धि बहुत तेज़ हो, बट वो फिज़िकली कहीं ना कहीं वीक हो, उसकी कुछ और चीज़ें कमी हो जो फौज के लिए फिट ना हो, तो वो चीज़ें नहीं देखेंगे। तो बेसिक सवाल उनके आपके जीवन से ही रहेंगे, आपका जीवन, आप क्या हैं, वही सवाल होंगे बस। कोई ऐसा सवाल पूछा गया था जिससे सुन करके हंसी आई हो? हंसी वाला सवाल तो ज़्यादा नहीं पूछे जाते हैं यहाँ पे, माहौल थोड़ा सीरियस रहता है। जो भी यहाँ पर सामने अफसर है वो अपना सवाल सीधे ढंग से पूछेगा, सीधे ढंग से जवाब देंगे। हंसी वाला माहौल यहाँ पर नहीं देखा जाएगा ज़्यादा।
तो देखिए ये बता रहे हैं कि कौन कौन सी प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है, आपको सीडीएस की कैसे तैयारी करनी होती है। और चलिए और इनके पेरेंट्स हैं, इन लोगों से मैं जानता हूँ। एक चीज़ बताइएगा कि आपके बेटे हैं और अफसर बन गए हैं, कैसा लग रहा है? प्राउड फील हो रहा है, बहुत ज़्यादा प्राउड फील हो रहा है, क्योंकि हम लोग शुरू से ही हमारा पूरा परिवार ही फौज से जुड़ा हुआ है। ये हमारे बड़े पिताजी हमारे हैं, ये मेरे बड़े भैया हैं, और हमारा छोटा ब्रदर भी है, वो भी सीआरपीएफ में है, हम भी सीआरपीएफ में सब इंस्पेक्टर अभी बनारस में हम ड्यूटी में तैनात हैं, 95 बटालियन। तो एक तो हम लोगों का सबसे ब्लड में ही देशभक्ति जुड़ी हुई है, और हमारा एक ही लड़का है, ये एक लड़का एक लड़की, फिर भी हमने इसको फौज में वो भी फ्लाइंग में कराया, फाइटर में कराया, क्योंकि हमारे खून एक एक रत्ती में जब देशभक्ति भरा हुआ, क्योंकि हम लोग बचपन से ही देश की जनगण मन गाते आ रहे हैं, वंदे भारत गाते आ रहे हैं, तो इसलिए हम लोगों को बहुत ही ज़्यादा फील हो रहा है। क्योंकि मैं एक सब इंस्पेक्टर और मेरा लड़का आज फ्लाइंग ऑफिसर से ज्वाइन किया, तो एक बहुत ही प्राउड की बात है। एक सवाल है यहाँ पे, आप तो भोपाल में अपने बच्चे को रख कर पढ़ाई करवा रहे हैं और जो भी हैं पूरी फैमिली को, गांव में आप हैं, आप तो गांव से पढ़ के निकले हुए हैं। पहले के पढ़ाई में और आज के पढ़ाई में क्या अंतर आप पाते हैं? पढ़ी की जो सिलेबस थी वो ऐसा नहीं है कि सिलेबस बहुत ज़्यादा चेंजेस हुआ, क्योंकि पढ़ाने का पैटर्न चेंज हो गया। हम लोग के पढ़ाई के समय भी वही सिलेबस वही थी, क्वेश्चनें वहीं आती थी, वहीं पूछी जाती थी, लेकिन चूंकि अभी का जो न्यू पैटर्न आया है, चूँकि सीबीएस पैटर्न हो गया, हम लोग स्टेट पैटर्न से अपना पढ़े हुए हैं, आईएसबीटी जो अपना जो भी पैटर्न तीनों चेंज हुआ है, तो उसमें थोड़ा सा पढ़ाई में अंतर है, क्योंकि पढ़ाने का तरीका भी पहले कुछ और था, आज का तरीका है। हम लोग का पहले गुरु शिष्यों का जो रिश्ता था वो था, लेकिन आज एक बिजनेस का रिश्ता है। बच्चे पढ़ते हैं तो बिजनेस के तौर पे पढ़ रहे हैं, गुरुजी भी हमारे जो पढ़ा रहे हैं वो बिजनेस, क्योंकि उनको नगद से मतलब है। अब पहले हमारा जो संबंध था गुरु शिष्य का, हम चाट पे बैठे हैं, बोरा झाड़ के बैठे हैं, पढ़े हैं, तो एक आपसी प्रेम था। ये सरकारी स्कूल से पढ़े हैं या फिर प्राइवेट हम से? सरकारी से ही पढ़े हैं। हम लोग यहीं अपना प्राइमरी हमारा मथुरापुर हुआ, उसके बाद कौड़िया, उसके बाद सासाराम, तो हम लोग यहीं तक, उसके बाद जैन कॉलेज आरा से हमने प्रोडक्ट है बीएस किए हैं वहाँ से, तो हम लोग टोटल सरकारी से ही पढ़े अभी तक। अभी आप देख रहे होंगे कि जिस तरह से चाहे कोई दिहाड़ी मजदूरी करने वाला हो या फिर कोई ठेले चलाने वाले हों, जो भी हो, जो भी व्यक्ति जो तो अच्छी नौकरी करता है या फिर गवर्नमेंट जॉब कर रहा है, वो तो अपने बच्चे को पढ़ाना चाहते हैं प्राइवेट स्कूलों में। वो भी आजकल चाह रहे हैं, जो दिहाड़ी मजदूरी करने वाले हैं वो भी, कि हमारा बच्चा सरकारी स्कूल में ना पढ़े, हमारा बच्चा प्राइवेट स्कूल में ही पढ़े। ये क्यों हो गया? ये हो गया आज का चकाचौंध। आज का जो समय है, हर आदमी सोचता है कि हम अच्छे स्कूल में पढ़ाएंगे तभी हमारा लड़का अच्छा निकलेगा, लेकिन हमारी आज की सोच जो है, हमारा लड़के ने इसको फेल किया। ना हमारा लड़का हमने कहीं बाहर इंस्टीट्यूट में भेजा इसको, ना कोचिंग कराया। इससे मुझे ये एहसास हुआ कि हम अपना पर्सनली जितना मेहनत करेंगे, बच्चे हमारे जितना मेहनत करेंगे, सफलता ज़रूर उनको मिलेगी। और स्कूल कोई मायने नहीं रखता, थोड़ा एक संरक्षण मिलता है समाज का कि हमारा बहुत अच्छा स्कूल में लड़का है, चाहे मैं बड़े अच्छे स्कूल में पढ़ रहा हूँ, तो थोड़ा दिमागी होता है। लेकिन बट अपना आप अगर नहीं लेबर कर रहे हैं, आप अगर पूर्ण रूप से नहीं समय दे पा रहे हैं अपने विद्या के ऊपर, तो आपको सफलता नहीं मिलेगी। डिग्री मिलेगी, सफलता नहीं मिलेगी। तो देखिए सफलता कैसे मिलेगी बता रहे हैं। और एक चीज़ देखिए, पूरी फैमिली है यहाँ पे और ये लोग हर कोई खुश है, हर किसी के चेहरे पर मुस्कान है। कैसा लग रहा है बाबा? सब प्रभु कृपा है, प्रभु की कृपा है। बस उनके बिना कुछ नहीं। बहुत लोग तो मानते ही नहीं हैं। नहीं मानते हैं तो अपन नहीं माने, हम्म। हम मानते हैं इसलिए कहते हैं। तो देखिए ये कह रहे हैं कि हम मानते हैं। आप यहाँ पर पहुँचे हैं और आप देख रहे हैं कि पूरी फैमिली खुश है और यहाँ पर फ्लाइंग ऑफिसर बने हुए हैं और ये बहुत गर्व की बात है। ये ठीक है गांव शहर से पढ़े हैं, मगर गांव तो यही है। लोग कहते हैं ना कि जहाँ जन्मस्थली होती है वहीं का जिक्र होता है, चाहे कुछ भी हो। तो ये कैसा लगता है? आप तो इधर के ही हैं, कैसा लगता है कि जब पता चल कुल पुरोहित है, हम तो बहुत खुश हैं कि हमारे जजमान वर्ग में, हमारे जजमान का पुरोहित का पारिवारिक संबंध रहता है। पुरोहित जो पूरा हित के काम करे, तो इन लोग के परिवार में पहले से भी संस्कारी परिवार है, बापे दादे संस्कार ही फलीभूत है
कि आज इनके घर में सभी लोग बड़े बड़े नौकरी पद पर पूरा परिवार में हैं। अब पूरा परिवार सहमति परिवार, प्रतिष्ठित परिवार है लोग। हम बहुत खुश हैं, हमारा शिष्य है और आज फ्लाइंग ऑफिसर बना है। अब इससे हमको बड़ा खुशी दूसरा नहीं हो रहा। तो हर कोई खुश है, आगे पीछे जो भी देखिएगा और लोग हैं यहाँ पर देखिए। कैसा लग रहा है ये बताइएगा। हमें अपार खुशी लग रही है। अब मैं एक ही चीज़ पर भरोसा करता हूँ, फ्लाइंग अफसर जो है मेरे छोटे भाई के लड़के हैं, कि रामचरितमानस में जो लिखा हुआ है, कर्म प्रधान विश्व करी राखा, जो जस करहि तसहि फल चाखा, जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूरत देखिए तन तैसी, जा पर जाकर सत्य सनेहु प्रभु मिलहि नहीं कछु संदेहु। तो यही यहाँ सार्थक हो रहा है कि कर्म अगर सही हम करेंगे तो भाग्य साथ देगा। ठीक ना। हम भी एक माननीय स्टेट पुलिस में सब इंस्पेक्टर से रिटायर हुआ हूँ। खुशी तो ज़रूर है, अच्छा काम होता है तो खुशी होती है, कोई बुरा काम होता है तो मन दुखी होता है। बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं कि भाग्य पर बैठ जाते हैं। तो भाग्य पर हम बैठ जाएंगे। उदाहरणतः हम गृहस्थी कर रहे हैं, खेत में पानी जाकर बोरिंग को शुरू नहीं करेंगे तो क्या मेरा खेत पटेगा? तो यहाँ पर पहले कर्म की ज़रूरत है, तब भाग्य साथ देगा। कुछ ऐसे इंसान होते हैं कि एक साल खेती किए, पूरे गेहूँ सूख गया, तो क्या अगले साल वो खेती नहीं करेंगे? भरोसा पर करेंगे कि अगले साल हमको कर्म सही है तो भाग्य मिलेगा। यही सब सोच के चलना है, यही सृष्टि है, यही दुनिया है। चलिए दुनिया क्या है बता रहे हैं, और ये कहा भी जाता है कि कर्म करिए फल की चिंता ना करिए, भगवान देंगे जो देना होगा। कैसा लग रहा है ये बताइएगा। बहुत सुंदर लग रहा है। आज बहुत खुशी के बात बा जे हमारा मिथिलेश बाबा के नाती पायलट ऑफिसर हो गए, जौना के तुलना नहीं कल जा सकत। भगवान करस जे और आगे ही बढ़स, उसे गांव के नाव होला, जिला के नाव होला, बिहार के नाव होला, आ हमनी के बहुत खुशी होला। यही घर है? जी जी, मेरा छोटा भाई है, ये अपना भाई है। हमारे परिवार से ये लड़का अपने तो मैंने CDS निकाला, फ्लाइंग ऑफिसर बना, ये बहुत खुशी की बात है। लेकिन साथ साथ मेरे परिवार का नाम रोशन किया, मेरे गांव का नाम रोशन किया, मेरे ज़िले का नाम रोशन किया। इससे बड़ी खुशी हमारे लिए कुछ नहीं हो सकती। जिससे कि मेरा भाई छोटा आज उन्होंने CDS निकाल के और हमारे परिवार का नाम बहुत ही रोशन किया, जिससे हमारे परिवार में खुशी का लहर दौड़ गई है। सब परिवार हम लोग बहुत खुश हैं, पूरा समाज में हम लोग एकजुट हुए हैं। ये सब खुशी का माहौल इतना मिला हम लोगों को कि हम लोग सब लोग खुशी का और भी आनंद लेते हैं हम लोग वो खुशी का। थोड़ा कुछ समय के चलते तो देखिए ये लोग कह रहे हैं कि छुट्टी नहीं है, और चलिए मैं बात करता हूं, मगर उससे पहले बता दूं कि हर कोई खुश है, खुशी का इजहार लोग कर रहे हैं। और यहाँ पर इनकी माँ हैं, इनकी दादी हैं, हर कोई मौजूद हैं। चलिए मैं बात करता हूँ। क्या नाम है ये बताइएगा। हमारा रेणु तिवारी नाम है। कहाँ रहती हैं? मैं तो हूँ भी बिहार की रहने वाली, मगर भोपाल रहती हूँ। कैसा लग रहा है आपके जो बेटा किए हैं, मतलब फक्र से अब कहीं भी आप कह सकते हैं कि चलिए मेरा बेटा एयरफोर्स में है, फ्लाइंग ऑफिसर बन गया है। पढ़ाई पर इनको दबाव देती थी नहीं, ये बताइएगा। जी नहीं, वो खुद से ही पढ़ना, मतलब उनको था, हॉबी ही था कि हम पढ़े, कुछ अच्छा करें शुरू से ही। जी। कभी बोलना नहीं पड़ा कि अब पढ़िए? पढ़ नहीं, भले मैं मना करूँगी कि सो जाओ बेटा, मैं जब जगूंगी इनका पढ़ाई होता था। फिर बोलेंगे कि ठीक है मम्मी आप सो जाओ, मैं सो जाऊँगा खुद ही। मगर इनका था, अपना हॉबी ही था कि मुझे बैठना नहीं है, कुछ करना है। तो देखिए ये बता रही हैं कि इनका हॉबी था। एक चीज़ बताइएगा, कहीं माँ दबाव दी कि नहीं? अब स्टार्टिंग में तो बहुत स्टार्टिंग मतलब जब स्कूल डेज में था, उसके बाद खुद ही रियलाइज़ करना पड़ता है कि अब दबाव वाला टाइम चला गया। मे बी आफ्टर 10th लगा कि खुद से नहीं किया तो फिर नहीं होगा। एक कहा जाता है कि बहुत सारे लोग कहते हैं कि कोचिंग करिए, ये करिए, और यहाँ पर अभी आपके पापा से बात कर रहा तो बोले कि ये इन्होंने साबित करके ये दिखाया है कि सिर्फ स्टडी करके भी यहाँ पर आप कुछ भी हासिल कर सकते हैं। जी, कोचिंग अगर आप ले रहे हैं तो इसमें कोई घाटा नहीं है। मैं कहूँगा कोई कोचिंग ले रहा है किसी भी प्रकार से तो आपको बेनिफिट करेगा। सही जगह से ले रहे हैं तो पॉइंट ये है, सही जगह से ले रहे हैं तो ज़रूर फ़ायदा करेगा। आप सेल्फ स्टडी करके कर सकते हैं, उसमें कोई नुकसान नहीं है। मैं दोनों की तरफ बिल्कुल इक्वल बटूंगा। कोई खुद से कर रहा है उसने भी अच्छा किया, जो कोचिंग लिए कर रहा है वो अच्छा किया। आपके पास सोर्स है, अगर आपके पास पढ़ने के लिए कुछ और आप बोल रहे हैं कि नहीं मुझसे नहीं पढ़ूंगा, तो आप गलत कर रहे हैं खुद के साथ।
कोचिंग का अगर आपको सोर्स मिल रहा है अच्छा, आपको कोई किताब मिलती है अच्छी पढ़ने के लिए, ज़रूर कोचिंग की हेल्प लीजिए, उससे भी हो रहा है तो अच्छी बात है। तो देखिए बता रहे हैं कि कोचिंग भी अगर आपको करना है तो लीजिए। कैसा लग रहा है? बहुत खुशी है, मेरे पोता ऐसा हो गया है। खुश है ना? हाँ। शादी कब कर रही है बताइए? अभी नहीं करेंगे, हैं? अभी नहीं करेंगे, अभी तो छोटा है, बच्चा है। हाँ, तो हाँ। कितना साल अब मन में होगा ना कि चलिए अब तो नौकरी मिल गई। हाँ, नौकरी मिल उसके गई। बाद यही ना होता है कि अब शादी करेंगे। शादी करेंगे लेकिन अभी नहीं करेंगे। अभी बड़ा एक पोता है ना, हाँ। वो भी सर्विस में है, उसका शादी हो जाएगा, उसके बाद एक पोता का शादी होगा। अच्छा, तो चलिए एक और है, उसके बाद ही शादी करेंगे। और देखिए यहाँ पर कैसा लग रहा है? हमको तो बहुत ही खुशी है कि हमारा भतीजा अफसर बन गया है, और मेरा इससे भी बड़ा जो भतीजा है वो भी एयरफोर्स में है, क्योंकि हम लोग का पूरा परिवार ही फोर्स में है। ऐसा कोई नहीं, हमारे पापा भी हैं, हमारे भैया भी है, उसके बाद मेरा भतीजा भी है, तो वो लोग भी मतलब फोर्स में ही गए हैं। कारण कि हम लोग का खून में ही है कि मतलब सब देश का सेवा करेंगे, इसलिए सब लोग आज तक सेवा कर रहा है, आगे भी करेंगे। हम लोग का सोच है कि हम लोग का भी जो बच्चा है वो यहीं जाकर करे, जैसे मेहनत करके लोग आगे बढ़े हैं, हमारा भी बच्चा आगे बढ़े, यही हमको बहुत खुशी है। तो देखिए कह रही हैं कि जैसे है, और बहन है, आइए इधर आइए, आइए ना, कहाँ भाग रही हैं? देखिए आपके भाई ऑफिसर बन गए हैं, कैसा लग रहा है ये बताइएगा? बहुत अच्छा लग रहा है। आपको क्या करना है? मैं अभी 11th में गई हूँ, 10th अभी इसका क्लियर हुआ है, अभी नीट की तैयारी कर रही हूँ। सो होप सो कि भगवान ने चाहा तो 2025 में नीट का पेपर है तो क्लियर हो जाएगा, एंड आई विल बी द डॉक्टर। कर रही हैं, नीट की तैयारी कर रही हैं। और ये मैं पहले ही कहता हूं कि अगर आप अब गांव में आइएगा तो आपको देखने को मिलेगा कि किस तरह से जो बच्चे हैं डिफेंस में, आर्मी, एयरफोर्स ने भी इससे ऊपर कर सिपाही बनने से ऊपर का ख्वाब देख रहे हैं। बहुत सारे ऐसे लोग हैं कि बिहार पुलिस का ख्वाब देखते हैं, मगर उससे ऊपर उठ करके कोई इंजीनियरिंग करना चाहता है, तो कोई डॉक्टर बनना चाहता है, तो कोई ऑफिसर बनना चाहता है, तो कोई डीएम बनना चाहता है। इस तरह का अब गांव में भी देखने को मिल रहा है। और मैं अभी मौजूद हूं भोजपुर जिले के ये मथुरापुर गाँव। संजीव कुमार तिवारी, और ये फ्लाइंग ऑफिसर बने हैं, सब खुश है, हर कोई खुश है। और लोग हैं, भाई लोग आप हैं, बताइएगा कि कैसा लग रहा है? बहुत प्राउड फील हो रहा है, छोटा भाई बन गया फ्लाइंग ऑफिसर, बहुत प्राउड फील हो रहा है। अब इससे बड़ी बात क्या हो सकती है? चलिए लोग यही कह रहे हैं कि इससे बड़ी बात क्या हो सकती है। कहाँ आप रहते हैं? पंजाब। पंजाब रहते हैं। किस चीज़ की तैयारी कर रहे हैं? बिजनेस स्टडी कर रहा हूँ मैं। क्या करना है आगे? आगे बीसी लाइन में जाना है, पहले मास्टर्स करना है, उसके बाद जॉब करना है एक मल्टीनेशनल कंपनी में। कैसा लग रहा है? बहुत प्राउड की बात है हमारे लिए तो, कि हमारा भाई फ्लाइंग ऑफिसर एज अ कैडेट बना है, तो बहुत ज़्यादा प्राउड है हमारे लिए, तो बहुत प्राउड है। क्योंकि कब पता चला? हमें तो ये अभी 1.5 साल पहले पता लग गया था, जब इनकी रिजल्ट आउट हुई थी तभी पता लग गया था कि हमारा भाई अब हो गया है, अब हमारा भाई फाइटर चलाएगा, फाइटर चलाएंगे। अब आप देखिएगा। और ये मैं अभी भोजपुर ज़िले में हूँ, पहले ही बताया, और ये बहुत ही सुखद एहसास होता है। अब हमारे गाँव से निकल के लोग बड़े बड़े पदों पर जा रहे हैं। फिलहाल इस खबर में इतना ही, बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।